हेलो। हेलो। बोलो बोलो मेनका। प्रणाम सागर जी, और यहाँ पे जितने भी मित्र हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आज की जनरेशन में जो रोबोट का इस्तेमाल इतना किया जा रहा है, तो आपकी दृष्टि से क्या ये जो रोबोट बन रहा है ये हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है या अभिशाप? इसका उपयोग हम लोग भरपूर कर रहे हैं अपने डेली बेसिस रूटीन में, हर एक फील्ड में इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी हो रही है, लोग काम चोरी कर रहे हैं, अपना काम किसी और को दे करके काम से मुक्त हो रहे हैं और अपना हेल्थ सब खराब कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन खराब कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम अभी चल रहा है क्या ये सही है या गलत है? इसके बारे में मुझे आपको थोड़ी जानकारी चाहिए थी। देखो मेनका, जी। ये साधन है। साधन गलत सही नहीं होता। जी। गलत सही होता है जी। साधन का उपयोग करने वाला, उसका विवेक, उसकी सोच। जी। जैसे चाकू एक उपकरण है, साधन है। चाकू से सब्जियां भी कटती है, चाकू से सर्जरी, इलाज के लिए चाकू चाकू ही काम आता है, और चाकू से जी। हत्याएं भी होती है। जी। जी। तो इसी प्रकार जैसे विष है, मान लीजिए, जी। तो विष जो है उससे दुनिया में बहुत कीमती दवाएं भी बनती है, और विष का पान सीधा कर लिया जाए तो मृत्यु हो जाती है। जी। वैसे ही मान लीजिए इन उपकरणों का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का और सोशल मीडिया का आज जी। हमको दिखता ऐसा है कि इसका उपयोग नई पीढ़ी को सोच भ्रष्ट करने में, आचरण भ्रष्ट करने में हो रहा है। जी। इससे सब चिंतित भी हैं। जी। लेकिन ये जो आप और मेरे बीच बात हो रही है, ये भी तो जी। सोशल मीडिया से हो रही है। जी। 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 और 5-7 दिन में ही इसका जो उपकार है, कोरोना जी। पीरियड में हम दोनों या और भी कई लोग जी। इनके सहयोग से व्यस्त हैं। जी। काम के नए तरीके निकल रहे हैं, पढ़ाई का नया तरीका, घर बैठे पढ़ाई हो जाती है, घर बैठे जी। ऑफिसें चल जाती है। तो हमको अपने जीने के ढंग को बदलने का अवसर ये उपकरण दे रहे हैं। जी। इसी प्रकार इनके उपकारों की सूची बहुत लंबी बन सकती है। आपने जिसको रोबोट कहा, ये जी। रोबोट के ही अलग अलग छोटे छोटे भाग हैं, प्रकारांतर से रोबोट ही हैं। छोटे रोबोट, बड़े रोबोट, ये आपने ठीक जी। प्रयोग किया। इन्हीं सबको मिला करके, और जो जिसे प्रत्यक्ष रोबोट समझा जाता है वो बना दिया जाता है, बन जाता है। इनका असेंबलिंग तो होता है, इन सबका असेंबलिंग होता है। और जो जी। सुन सके, आज्ञा का पालन कर सके और वैसा जा करके पानी भर के ला सके। मैं कहूँ जी। जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो वो पाँव चलते चलते जाएगा, जहाँ से पानी है वहाँ से पानी भरेगा, गिलास को पहले धोएगा, पानी भर करके ला के मुझे पिला देगा, वापस वो गिलास उठा जी। करके वहीं रख आएगा। ये जी। सारा का सारा जो है, इन्हीं जो हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उन सब का असेंबल करके बड़ा रूप बन जाता है। जी। तो रोबोट कोई एक तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हेम्बक नहीं है, बहुत कोई जी। डरावनी वस्तु नहीं है। जी। डरावना क्या है ये समझिए, कि आदमी अपनी भ्रष्ट सोच के कारण जी। और जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जी। इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ब्लैक मार्केटिंग में हो रहा है, एक दूसरे को ठगने में हो रहा है, और सारा का सारा जो अंडरवर्ल्ड का व्यापार है, अपराध जगत, वो जी। सारा डार्क नेट में पड़ा है। जी। हम जितना नेट का उपयोग करते हैं, पूरा सोशल मीडिया मिलाकर, व्हाट्सएप मिला जी। दो, फेसबुक मिला दो,
पूरी दुनिया भर का जितना होता है वो सब मिला करके 2-3% है। जी बाकी सारा तो डार्क नेट में पड़ा है। और डार्क नेट में बड़े बड़े ड्रग्स के व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स के व्यापार और वो सारे के सारे बड़े से बड़े अपराध के, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के, वो डार्क नेट में होता है। और हमारा सामान्य युवा अभी डार्क नेट के बारे में जानता भी नहीं। कुछ लोग जो जानते हैं वो जल्दी ही डार्क नेट के चक्कर में आकर के अपराधी बन जाते हैं। वो परिस्थितिवश, वो परिस्थितियां उनको अपराध में धकेल देती हैं। अरे अपराधी बनने की भी तो ट्रेनिंग होती है बाकायदा। जी तो जी तो तो ये दुनिया में ये चल रहा है। आप मीडिया, अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, जी जी तो जैसे कोरोना है तो कोरोना चुनौती, जितनी बड़ी चुनौती उतने बड़ा अवसर। इस अप्रोच से अभी भारत एक साथ खड़ा है कोरोना के विरुद्ध। और इसी जी बीच में एक बहुत बड़ा तूफान ताउते आया है, बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है और जितना जी सोचा था उससे ज्यादा फैल रहा है। तटीय इलाकों जी को छोड़ करके, थार के रेगिस्तान को पार करके, और जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, ऐसे राजस्थान तक भी पहुंच रहा है। कल पहुंच जाएगा और बहुत उपद्रव मचाएगा। महाराष्ट्र में गया है तो कई लोगों की जान गई है, कई घर उजड़ गए और बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। 1-2-3 जहाज डूबे तो उसमें 700-800 आदमी जो है वो डूब गए। उनका रेस्क्यू वर्क चल रही है अभी। नेवी, हमारी नेवी कर रही है उसका रेस्क्यू वर्क। तो ये सारा का सारा इतने बड़े तूफानों के बीच में, कोरोना के साथ, और राजनीतिक तूफान, हम बंगाल में रहने वाले तो देख ही रहे हैं, राजनीतिक तूफान हो रहा हुआ है। तो उन सबको एक साथ झेलता हुआ भारत और जीतने का साहस पाले बैठा है ना। आपने ऐसा कहा कि रोबोट के आने से तो बेकारी बढ़ जाएगी। आप जी जरा अपनी तरफ बेरोजगारी देखिए, आपकी बेकारी तो दूर हुई, कोरोना पीरियड में दूर हुई, और वो जी इसके बल पर दूर हो रही है। और जी अब जी आपके माध्यम से और जी 5-7 लोग काम कर सकें, इसका रास्ता खुल रहा है। काम जी काम गति पकड़ रहा है। जी तो तो आदमी बेकार बेकार ही बढ़ रही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसका एक एस्पेक्ट और भी है जी कि कितने भी रोबोट आ जाएं, वो तो आदमी की बनाई हुई मशीन ही है ना। जी वो आदमी से बड़ा तो नहीं हो सकता। आदमी डरता क्यों है? अरे रोबोट आदमी का ही बनाया हुआ है ना। जी कोरोना वायरस जो है वो आदमी का बनाया हुआ है। चलो गलती से निकल गया तो निकल गया, क्या गलती अपनी ठीक नहीं कर सकता आदमी? बताइए, गलती ठीक हो सकती है ना। जी अरे जो काम करेगा उससे ही तो होगी गलती। तो गलती होने का क्या भय है भाई? गलती होने से क्यों डरना? गलती से, लेब की गलती से अगर ये वायरस निकल गया है और अपनी मर्जी से, चाहे जैसे रूप बदल बदल करके पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, तो डर की क्या बात है? आदमी है ना अभी। और आदमी का जो इंटेलेक्ट है, आदमी को जो जीतने की एक ललक लगी पड़ी है, वो जीत ही लेगा। अब जीतते समय दोस्ती करके जीते कि दुश्मनी करके जीते, ये भी जांचना बाकी है। मेरी अप्रोच ये है कि कृष्ण की तरह दोस्त बना लो, मुस्कुराते मुस्कुराते। अरे हार ही जाएगा भैया। जी जो निगेटिविटी पालेगा ना, वो अपनी निगेटिविटी में ही मर जाएगा। कहावत है ना कि दूसरे के लिए कब्र खोदने वाले को उसी कब्र में दफन होना पड़ता है। ये आप राजनीति में देख लीजिए, हमारे बंगाल में तो देख सकते हैं आराम से। जो आराम से सब जगह कहीं भी दिख सकता है। तो दूसरों के लिए फूल बो, कांटे मत बो। हम आम के पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जी तो पलट करके आम कोई पत्थर फेंकता है हमारी तरफ? नहीं, नहीं वो आम देता है। तो सृष्टि का नियम ऐसा ही है। इस सृष्टि के किसी नियम के अधीन
ये कोरोना वायरस हमारे पास आया है, मेहमान है, चला जाएगा। दूसरा मेहमान आएगा, वो भी चला जाएगा। मेहमान की तरह हम इसका स्वागत करें, इसको अपनाएं, इसका इससे जितना लाभ होता है वो ले लें। जैसे ये संकल्प क्यों नहीं लिया जा सकता कि भाई कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जब तक तीसरी लहर पूरी नहीं होती तब तक जो पीरियड है उस पीरियड में मैं इतना काम कंप्लीट करूंगा। और ये टारगेट, ये जो रिजोल्यूशन है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। घर में मेरी दिनचर्या ये होगी, स्वास्थ्य बनाने के बारे में कुछ रिजोल्यूशन ले सकते हैं, अपने करियर के बारे में कुछ रिजोल्यूशन ले सकते हैं। जो काम हमारे सामने है उसको बेस्ट कैसे हम डिलीवरी दें, ये कर सकते हैं ना हम। अरे कोरोना का संदेश ये है कि अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। जीने का तरीका यह है। मतलब क्या है कि पहले दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल करके मास्क लगाओ भाई, तुम्हारे कारण से वो बीमार नहीं पड़ जाए। जी तो अप्रोच, सही मानवीय अप्रोच यही हुआ ना। वो एक गीत सुना ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो ये और कई तरह के गीत हैं, सुभाषित भी हैं, संस्कृत इंग्लिश सब में मिल जाएगा। आदमी बड़ा बनता है देकर, कोई लूट कर खसोट कर पैसा इकट्ठा होकर बड़ा आदमी नहीं बना आज तक। जी और बड़े बड़े राजा हुए, बहुत ज्यादा पैसे वाले हुए, लेकिन राजा अब तक जिसका नाम चलता है वो तो राम का ही चलता है ना, जी क्योंकि राम ने दिया। राम के अपने जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है। उसने सारा दूसरे को और पूरी प्रजा को सुख दिया, अपने माता पिता को सुख दिया, सबको सुख दिया। तो देने से आदमी बड़ा बनता है। आदमी पाने से बड़ा नहीं बनता। अपने मन में झांक कर देख लो कि तुमको ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि कोई सना तुम्हारे साथ रह करके इतनी ट्रेंड हो जाए कि तुमसे आगे निकल जाए। तुम्हारी खुशी होगी कि नहीं होगी? जी यही तरीका है। तो मैं कह ये रहा था कि तुम्हारा जो प्रश्न है, उस प्रश्न में तुमने कहा कि अच्छा या बुरा क्या, तो अच्छा या बुरा, जी वो जो उपयोग कर रहा है वो आदमी है। और अच्छा या बुरा होना आदमी के वश की बात है। उपकरण अच्छा या बुरा नहीं होते, उपकरण उपयोग के लिए है। और सारे उपकरण इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितना कुछ है ना, वो सब कुछ आदमी के लिए, आदमी की सेवा करने के लिए, आदमी के हित में है। अब आसपास जितना हमारे पास है, हमारे माता पिता, हमारा घर परिवार, हमारा ये साधन, ये हमारी पढ़ाई, हमारे पास अगर पैसा मिला है तो पैसा, गरीबी मिली है तो गरीबी, गरीबी भी, भूख मिली है तो भूख भी हमारे उपकार के लिए है, बीमारी मिली है तो बीमारी भी। ऐसा कह रहा हूं मैं। अरे हमको शिक्षा देने आई है भाई, इससे शिक्षा लेकर के हम अपने आगे के जीवन को संवार सकते हैं ना। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं तो पता नहीं कितनी बार मरा हूँ रे, मेरे संस्मरणों में देखना तो कितनी बार। सबसे पहले मेरी मृत्यु जी थी 18-19 साल का था, तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं जीऊंगा। और मैं बार बार, चलो, ये ऐसा मामला है। प्रश्न जो है ना, जी वो उन पर मत लगाओ, इस प्रश्न को अपनी तरफ ले आओ जी कि भाई मैं क्या हूं। अगर मैं अच्छी हूं, अगर मैं अपने कर्तव्यों को इस तरह पालन करती हूं कि स्वयं अपनी मर्यादा में रह करके और अपने से बड़ी इकाई में समर्पित हो जाती हूं, तो फिर मेरे लिए सारे के सारे जो जो कुछ मिला है या जो नहीं मिला है, वो सब मेरे लिए वरदान है। जी अगर पैसा नहीं मिला है तो ये मेरे भले के लिए है, और अगर कोई काम मिला है ये भी भले के लिए है। जी तो ये अप्रोच, ये सोच, ये पूरे के पूरे दृश्य को बदल देती है, पूरी धरती को बदल देती है।
धरती पर सारे झगड़े इसी बात के, अपने अहंकार के ही तो हैं कि भाई मैं बड़ा हूं, तुम मेरे लिए करो, मेरे लिए जियो, मेरे लिए मरो। यही तो अमेरिका, चाइना, रूस, जापान, यही तो सब इसी में लगे हैं। एक भारत है मिसाल पूरी दुनिया में जो अपने लिए नहीं जीता। मोदी में भारत देख लो, अपने लिए नहीं जीता। पल पल जो है वो 130 करोड़ के लिए, और 130 करोड़ क्यों, पूरी दुनिया के लिए। वो पूरी दुनिया के हित के लिए सोचता है। इसराइल और जी हमास में भी आपस में लड़ रहे हैं, तो जी यूएनएससी में जो लेक्चर हुआ भारत का, जी भारत ने कहा कि दोनों संयम बरतें। और वैसे अगर कोई एक पक्ष जी लेना हो तो हमको जी अभी आतंकवाद के विरोध में, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय स्वर है वो, आतंकवाद का जी विरोध, किसी भी तरह का आतंकवाद गलत है। और हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो आतंकवादी संगठन से जूझ रहा है इसराइल, तो हम इसराइल के साथ हैं। हमास तो घोषित रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है ना, घोषित रूप से यूएन द्वारा घोषणा की हुई। और फिलिस्तीन में सबसे बड़ा वही है उपद्रवकारी। फिलिस्तीन में तो और भी तो लोग रहते हैं ना। अरे फिलिस्तीन इसराइल का ही अंग है, इसराइल के भीतर ही है। जैसे भारत में बंगाल है ना, तो बंगाल अभी मुसीबत बना हुआ है। ममता कहती है कि नहीं, मैं ही अलग राजा हूँ, और पत्ता भी नहीं खड़कना चाहिए मेरी इच्छा के बिना। मेरी इच्छा के बिना हाईकोर्ट ने फैसला कैसे दे दिया कि वो मंत्रियों को जेल कर दूं, ये बर्दाश्त नहीं है उसको। तो सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट से भी जूता खाएगी, बिफर जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में ही धरना दे के बैठ जाएगी। कहेगी कि मैं जो कह रही हूँ वो निर्णय दो। ऐसे नहीं चलता है ना दुनिया। दूसरों के लिए जियो, दूसरे का पहले सोचो। और हम जो एक इकाई के रूप में, ये राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है ना, एक इकाई है ना, जी तो इसके नाते गौरव होना ये तो बनता है। इसमें अलग टुकड़ा, मेरा बंगाल अलग, अरे काय का अलग। रविन्द्र ठाकुर जितने बंगाल के हैं उससे ज्यादा तो दक्षिण भारत के हैं, और विश्वेश्वरैया जितने दक्षिण भारत के हैं उससे ज्यादा तो हमारे बंगाल और उत्तर भारत और पूर्व भारत और सबके हैं। तो ये देश एक है, इसकी एकता जी को साधना, और इसकी एकता को साध करके विश्व के कल्याण की कामना करना, ये सही जीने का रास्ता बनता है। रोबोट वगैरह सारे इसी काम में लगे। हमारी अभी जो साधना चल रही है 100 किताबें लिखने की, जी जो जी साझी साधना है, ये साझी साधना का लक्ष्य जो है हमारे सांस्कृतिक खजाने से, ऐसे उनके आधार पर उसको, उस दृष्टि को ध्यान में रख करके, और इरादा यह नहीं कि मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने 100 किताब लिख दी ना। उससे पहले भी मैंने जितना लिखा है वो नाम के लिए नहीं लिखा, नाम के लिए नहीं छपा मैं। अब मेरी किताबें तो अभी प्रसारण के लिए गई नहीं है, मैंने छोड़ी नहीं है। नाम के लिए होता तो 20 साल पहले ही हो जाता। 20 साल पहले मेरी शोध शुरू हो गई थी। कई सारी बातें हैं, इस बात को धीरे धीरे समझोगी, मेरे संस्मरणों को देखोगी और मेरी अप्रोच को देखोगी। और पैसा मुझे चाहिए नहीं, नाम ख्याति मुझे चाहिए नहीं। इसलिए नहीं चाहिए कि जितना मेरी औकात है उससे बहुत ज्यादा तो मुझे मिल गया है, पहले से ही मिला हुआ है, मैं छोड़ के आया हूं। अरे जो पहले से मैंने जिसका स्वाद चख लिया उसमें वापस क्यों उतरूंगा भाई। ठीक है ना। तो अभी जो दृष्टि जी है वो ये जी है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं, और ये मेरा पूरा कर्तव्य है जो पूरे विश्व को मानवता सिखाने के काम आए। तो हमारे सांस्कृतिक पुष्पों में, सांस्कृतिक स्वातंत्र्य विषय के जो 100 पुष्प हमारे द्वारा लिखे जाएंगे, लिखे जा रहे हैं, वी आर इन प्रोसेस। आई डोंट हैव एनी हेस्ट, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। जी और मेरे लिए देखो, एक भी किताब छपने से पहले मेरी इंग्लिश करने के लिए एक व्यक्ति जुड़ गई। अब आगे और भी जुड़ सकते हैं, और भी जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हो हमारी ये जो वीडियो है, इसका रास्ता तौफीक सुझा सकता है, हैंडल कर सकता है, तुम्हारे साथ संवाद है उसका, जी और वो उसको चैलेंज के रूप में लेकर के वो लग जाए,
अरे पैसा तो मिल ही जाना है। अगर अगर वो पहले से तय करेगा तो मुझे अहंकार होगा कि मैं पैसे दे रहा हूँ। जी। अरे मुझे मुझे वो अहंकार नहीं चाहिए भाई। मैं बहुत देख चुका हूँ। और मैं किसी को भी ऐसा नहीं मानता कि मैं पैसा दे करके उसको नीचा कर सकूं। मैं पैसा उसको दे करके तो नीचे ही करूंगा ना अपने से। जी। अब मैं अपने बराबर सम्मान देता हूँ, तुमको भी, उसको भी, सबको। मैं कहता हूँ अपना श्रम करो, उसमें से रास्ता बनता है। अरे तुम बांट कर खाओ भाई, मांग कर क्यों खाते हो? तुम्हारा तुम्हारा कद है, बांटो। बांटो और बचा हुआ खाओ, प्रसाद के जैसे। प्रसाद दोनों हाथ पसार कर लेते हैं ना, वो प्रसाद खाओ। प्रसाद के जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा मेरा देखना है। तुम्हारे प्रश्न का धन्यवाद। और ये सारी बात जहाँ हमको पहुँचाती है उसको प्रणाम करके 3 बार ओंकार शांति शांति करके शेष करेंगे। ओ ओ ओ शांति शांति शांति। शांति।